देखो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने। लास्ट क्लास में कुछ चीजें डिस्कस की थी। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं कि फॉरेन डीएनए हमने पढ़ा था कि फॉरेन डीएनए की जरूरत पड़ती है, हमें फॉरेन जीन की जरूरत पड़ती है अगर हम कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हैं। तो वेक्टर डीएनए की भी जरूरत पड़ती है। और फिर फॉरेन डीएनए को जब हम वेक्टर डीएनए से कंबाइन करते हैं, उसको बोल देते हो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप कहाँ ट्रांसफॉर्म कर देते हो? होस्ट में। अब इस दौरान आपको कुछ कुछ पोर्शन कट करने के लिए भी यूज में आता है, दैट इज मॉलिक्यूलर यूज्ड बाय मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस पर कट करते हैं और उन सीक्वेंस को या बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या फिर बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। ये दो तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस है वो एंड पर कट लगाते हैं और एक्सो एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक साइट पर कट लगाते हैं, इसलिए ज्यादातर हम लोग, हाँ, इसीलिए पर्टिकुलर हम किसका यूज करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं। नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, नामकरण कैसे किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, वो बताया आपको। फिर नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से काम करता है कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमने देखा कि हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं वेक्टर डीएनए को कट करने के लिए, और उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं हम फॉरेन डीएनए को कट करने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों है कि हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं वेक्टर डीएनए को कट करने के लिए और उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं फॉरेन डीएनए को कट करने के लिए? ऐसा इसलिए है ताकि दोनों ही स्ट्रैंड्स, दोनों ही डीएनए में एक स्टिकी एंड्स बन जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स बन जाए, और इसी वजह से फाइनली दोनों जाकर बाइंड कर सकें। क्योंकि हमें वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को क्या करना है? कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। अगर मान लो, जैसे यहाँ पर दिख रहा है मुझे, मैंने यहाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया है जिसका नाम क्या है? इको आर1। इको आर वन यूज किया है यहाँ मैंने। और इको आर वन कट लगाता है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये ए और जी के बीच में कट लगा सकता है। और ये देखो, इको आर वन हर जगह कट लगा रहा है ए और जी के बीच में। यहाँ भी तो सेम वे मैंने फॉरेन डीएनए में किसका यूज किया? इको आर वन का यूज किया, तो वो भी कट कहाँ लगा रहा है? ए और जी के बीच में। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस केस में, वेक्टर डीएनए के केस में तो किसका यूज करता? वेक्टर डीएनए के केस में तो यूज करता मैं ये इको आर वन, और यहाँ यूज करता क्या? हिंज थ्री यूज करता। तो यहाँ तो ए और जी ऐसी सीक्वेंस बनती, लेकिन यहाँ क्या बनती? मान लो यहाँ पर हिंज थ्री कट लगा रहा है ए और टी के बीच में, तो कुछ सीक्वेंस मुझे ऐसी मिलती। तो क्या ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं? क्या ये दोनों सीक्वेंस एक दूसरे से बाइंड कर पाते? नहीं बाइंड कर पाते ना। इसीलिए दोनों को कट करने के लिए मैं सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करता हूँ, और फाइनली इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। फिर मैंने बताया एक वेक्टर डीएनए होता है। और वेक्टर डीएनए क्या होता है? एक व्हीकल डीएनए होता है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इसके कई सारे नाम है जो मैंने बता चुका हूँ आपको। डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड डीएनए, फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए। उसको होस्ट सेल में डालने के लिए मुझे एक व्हीकल की, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए के पास कुछ खास चीजें ऐसे हैं दैट इज एनेबलिंग इट टू वर्क एज vehicle DNA. सेलेक्टेबल मार्कर टू द होस्ट, ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। सेलेक्टेबल मार्कर कैसे काम करता है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले ये देखो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की तरह भी काम करता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमने पढ़ा था कि भाई ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये रेप्लिकेशन चैप्टर में पढ़ा था ना, वो जो जेनेटिक मटेरियल में हम पढ़ रहे थे। तो जेनेटिक मटेरियल वाले चैप्टर में, वो जो मॉलिक्यूलर सिक्स चैप्टर में हमने बेसिकली पढ़ा था कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज द साइट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। तो यहीं से रेप्लिकेशन शुरू होगी, तो विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट साइट। फिर हमने एक ये डिस्कस किया था, ये क्या बोला, ये वेक्टर डीएनए डिस्कस किया था। ये वेक्टर डीएनए, ठीक है, ये वेक्टर डीएनए हम लोगों ने डिस्कस किया था
ये जिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस वेक्टर डीएनए का क्या नाम है? PBR322। अब ये जो PBR322 है, इसमें अलग अलग साइट्स दिख रहे हैं आपको। PST1, PVU1, इको, CLA1, हिंद 3, BAM-H1, SAL1। ये सब क्या है? ये सब है अपना रिस्ट्रिक्शन साइट्स है। रिस्ट्रिक्शन साइट्स है मतलब ये वो साइट्स है जहां पर कौन आएगा, कौन आकर बाइंड करेगा। ये वो साइट्स हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर बाइंड करेगा। ये वो साइट्स हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर बाइंड करेगा। पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए पर्टिकुलर साइट्स हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे अगर इको 1 का यूज कर रहा हूं मैं, तो इको 1 जाकर कहाँ कट लगाएगा? ये वाली पूरी सीक्वेंस कट करेगा, है ना। अगर मैं BAM-H1 यूज कर रहा हूं तो कौन सी सीक्वेंस कट करेगा? ये वाला पूरा पोर्शन कट कर देगा BAM-H1। अगर हिंद 3 यूज कर रहा हूं तो वो भी यही पोर्शन कट कर देगा। CLA1 यूज कर रहा हूं तो वो भी यही पोर्शन कट कर देगा। PVU1 ये वाला, PST1 ये वाला। फिर यहाँ पर आपको कुछ सेलेक्टेबल मार्कर दिखते हैं जो जिसे जो एक्चुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, कैसे काम करते हैं वो प्रोसेस में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझो यहाँ पर दो तरह के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, जिसका नाम क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इसे आपको याद करना है। ये क्या है? प्लाज्मिड है सैल्मोनेला टाइफी का। प्लाज्मिड मैंने बताया था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, राइट। कोई डाउट है अब इस इतने टॉपिक में तो मुझे बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या, देखो, शुरू लास्ट क्लास वाला पूरा रिवाइज कर दिया है। देखो, प्रोसेस, अब क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आज की क्लास डिसाइड करेगी आपको बायोटेक पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है या नहीं है। तो आज की क्लास को बहुत ही सीरियसली लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी तक तो हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम टूल्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैसे टूल्स होते हैं, फॉरेन जीन, होस्ट, वेक्टर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, डीएनए लाइगेज। तो ये सब हम टूल्स पढ़ रहे थे। आज हम एक्चुअली शुरू करने जा रहे हैं कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है और किस तरह से ये वर्क करती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इतना बड़ा डील, इतनी बिग डील क्यों? ये इसीलिए है क्योंकि मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल फायर फ्लाइज की, मुझे क्या लेना है? फायर फ्लाइज का जुगनू जो थे, जुगनू के कुछ सेल्स में से मुझे वो ल्यूमिनस प्रॉपर्टी वाले जीन निकालने हैं। तो इसको ही बोलोगे आप आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन ये इतना ज्यादा इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो डीएनए है वो ऐसे ही थोड़ी पड़ा हुआ मिला है। वहां पर डीएनए जो है विच इज इनक्लोज्ड विद इन मेम्ब्रेन्स के अंदर है, वो तो है कि नहीं है? वो सब जो भी डीएनए मटेरियल है उनका, जुगनुओं का जीन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी सेल होता है, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप क्या देखते हो? सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरा सेल का सारा कॉम्पोजिशन, साइटोप्लाज्म है एंड ऑल है। फिर अंदर जाके आपको मिलता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के भी अंदर जाने के लिए आपको एक मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ता है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए मिलता है, वो ही चाहिए आपको। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जो डीएनए है, ठीक है, ये जो डीएनए है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। और भी सारी चीजें हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती रहती है। ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है ना। यहाँ पर आप देखते हो रेप्लिकेशन होता रहता है, तो कई तरह के प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेसिस, न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, सब क्या पड़े हैं? मिक्स हुए पड़े हैं। कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, क्योंकि सेल कॉन्टिन्यूअसली डिवीजन की भी तैयारी में लगा रहता है।
तो काफी सारा मैसअप सा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन उस मैसअप में से भी मुझे क्या चाहिए, पर्टिकुलर उस एक डीएनए निकालना है, और डीएनए का भी एक पोर्शन चाहिए, एक पर्टिकुलर सेक्शन चाहिए जिसमें वो ल्यूमिनस प्रॉपर्टी हो। तो ये सब जितना भी मैंने बताया, इसको क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले मैं बाहर से अंदर की तरफ जब जा रहा हूँ सेल में, तो सबसे पहले तो मुझे मेम्ब्रेन मिलेगी, और उस मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, मुझे डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अब अलग अलग तरह के अगर मैं सेल्स ले रहा हूँ, तो उन अलग अलग तरह के सेल्स को डाइजेस्ट करने के लिए मुझे अलग अलग तरह के एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस केस में लिया, कोई बैक्टीरियल सेल लिया, तो किसी बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए मैं कौन सा एंजाइम यूज करूंगा, लाइसोजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम यूज करूंगा, लाइसोजाइम। ठीक है, बोलना शुरू कर दो सारे। ठीक है, तभी जाके ये चीजें याद होगी। एक नंबर का क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, इसमें से ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी ना कभी क्वेश्चन ना आया हो। सेलुलेज प्लांट है अगर, फॉर एग्जांपल सेल, जहां से मुझे अपना क्या निकालना है, फॉरेन जीन निकालना है, तो उस केस में आपने सुना होगा प्लांट्स के पास क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो प्लांट्स के पास अगर सेलुलोज होता है, तो उस वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, सेलुलेज। अच्छा, एक और चीज मैं दे दूं, वैसे मैं हर चैप्टर में आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि एनसीईआरटी रीड करो, मेरे लेक्चर्स के बाद एनसीईआरटी रीड करो। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के लिए मैं पर्टिकुलरली एक डिस्क्लेमर दे दूं कि एनसीईआरटी रीड मत करना अभी। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है वो बहुत गड़बड़ है। एनसीईआरटी के सीक्वेंस से अगर अब आप देखोगे तो वैसा चल ही नहीं रहा हमारा। हाँ, एनसीईआरटी कब रीड करोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे आप ये चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, जब आप ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आप समझ जाओगे कि एनसीईआरटी ने क्या गड़बड़ की है। तो अब अभी अगर एनसीईआरटी आप खोलने लग जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा यार, किधर से किधर शुरू कर रहा है, किधर से किधर खत्म कर रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी ये चैप्टर खत्म होने दो, फिर उठाओगे तब आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको सारे टॉपिक्स हैं, तब उसमें उल्टे सीधे कैसे भी पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। हम जो पढ़ रहे हैं, हम पर्टिकुलर एक सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, हमने पहले टूल्स पढ़े, उसके बाद हम प्रोसेस पे आए। ठीक है, और उन प्रोसेस पर जो भी छोटे छोटे प्रोसेस होंगे वो सब इसी में कवर करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो सबसे पहला स्टेप मैंने प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बताया, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और किसी भी सेल से, फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरियल सेल से मुझे जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन करना है, तो उसकी मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए मुझे लाइसोजाइम की जरूरत पड़ेगी, लाइसोजाइम नाम के एंजाइम की। और अगर प्लांट सेल से करना है तो सेल्यूलेज, नॉट सेलुलर मेम्ब्रेन की बात चल रही है। ठीक है, अगर मान लो फंजाई है, फंजाई के वॉल को डाइजेस्ट करना है, तो वहां पर हम पढ़ते हैं काइटिन होता है। तो इस केस में मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, काइटिनेज यूज करना पड़ेगा। काइटिनेज की मदद से मैं सेल वॉल डाइजेस्ट करूंगा फंजाई की। चलो, ये तो पर्टिकुलर एक चीज है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी अभी बताया था, चलो सेल मेम्ब्रेन तो डाइजेस्ट हो गई, सेल मेम्ब्रेन तो डाइजेस्ट हो गई, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। और न्यूक्लियस के अंदर दुनिया भर की क्या क्या चीजें हैं, मैंने बोला था आरएनए है, प्रोटीन है या नहीं है? अब याद करो आप फ्रेडरिक ग्रिफिथ के बाद वाला एक्सपेरिमेंट, जो तीन साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, क्या नाम था उनका, ऑसवर्ल्ड, मैकलीन और कोलिन। राइट, तो ये जो ऑसवर्ल्ड, मैकलिन और कोलिन थे, इन्होंने कुछ डाइजेस्टिंग एंजाइम का यूज किया था, जैसे आरएनएस, प्रोटीएस और डीएनएस, है ना। तो वही एंजाइम यहाँ पर यूज कर दूं अगर मैं, जो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए है, प्रोटीन है, डीएनए है, अपने को क्या चाहिए, अपने को बस डीएनए चाहिए। तो मैं आरएनए और प्रोटीन को हटाने के लिए डाइजेस्टिंग एंजाइम का यूज कर दूं तो काम चल जाएगा। तो आरएनए को रिमूव कराने के लिए मैंने यहाँ पर राइबो न्यूक्लियस का यूज किया है, और प्रोटीन को रिमूव कराने के लिए मैंने यहाँ पर किसका है, कौन सा एंजाइम का यूज करूंगा, वेरी गुड, प्रोटीएज नाम के एंजाइम का यहाँ पर यूज किया है। ठीक है,
जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के। हेलो। हाँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कराने के लिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी तो प्रोटीन की ही है ना, प्रोटीन और लिपिड की ही होती है मेम्ब्रेन, प्रोटीएज में यूज कर ही रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, इसके बाद भी ऐसा होगा कि कई सारी चीजें जो होगी वो मेस्ड अप होंगी, और भी छोटी मोटी लिपिड्स, ग्लिसरॉल, छोटी मोटी प्रोटीन्स अगर बाकी इसके बाद भी रह गए, तो फाइनल जो फिनिशिंग देगा वो कौन देगा? चिल्ड इथेनॉल। किसका यूज किया जाएगा? ठीक है। जहां कुछ काम ना है वहां पे वाइन। ठीक है। शराब से काम चल जाता है। तो चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल से वॉश करो, जो भी एडिशनल चीजें हैं सब खत्म। तो क्या बोला? बैक्टीरियल एंजाइम के केस में लाइसोजाइम यूज किया, प्लांट के केस में सेलुलेज, फंजाई के केस में काइटिनेज, आरएनए के केस में राइबुलोज, राइबोन्यूक्लियस। राइबोन्यूक्लियस बोल दो या फिर आरएनएस बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। प्रोटीन के केस में प्रोटीएस, और फिर फाइनली चिल्ड इथेनॉल। चलो, इतना तो हो गया। अब मुझे क्या मिल चुका है? मुझे जेनेटिक मटेरियल मिल चुका है ना? मुझे क्या मिल चुका है? जेनेटिक मटेरियल मिल चुका है। लेकिन मुझे क्या जेनेटिक 2.2 मीटर का डीएनए चाहिए क्या? ना। मुझे तो उस 2.2 मीटर के डीएनए में से एक पर्टिकुलर छोटा सा सेगमेंट चाहिए, सेगमेंट ऑफ जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, विच इज नोन एज डिजायर्ड जीन बोलते हो जिसे आप। तो वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरे के पूरे डीएनए को कट करना पड़ेगा ना यार। वेरी गुड। समझ आया अब? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करना पड़ेगा फर्स्ट प्रोसेस में मैंने आइसोलेशन किया जेनेटिक मटेरियल का। सेकंड में क्या करूंगा मैं? कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। स्पेसिफिक लोकेशन पर डीएनए को कट किया जाएगा बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये है सेकंड स्टेप, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। और स्पेसिफिक लोकेशन पर कट करने के लिए, सॉरी, स्पेसिफिक लोकेशन पर कट करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और वो भी कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्यों यूज करूंगा? स्पेसिफिक लोकेशन पर कट लगाएगा। एक्सोन्यूक्लियस कट करूंगा तो वो एंड पे, एक्सोन्यूक्लियस यूज करूंगा तो वो एंड पर कट लगाएगा। तो ये समझो भाई, एंजाइम है और हमने पढ़ा है कि एंजाइम पर्टिकुलर अपने ऑप्टिमम, एंजाइम अगर यूज कर रहे हैं तो वो अपना ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर भी इसको देना पड़ेगा। ऐसा है या नहीं? एंडो वाला इसलिए यूज कर रहे हैं, रुक जाओ पहले। एंडो वाला इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एंडो न्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस पर्टिकुलर एक साइट पर कट करता है। ठीक है। और याद करो, बताया था पहले, इंट्रोमिक सीक्वेंस पर कट करता है, अभी अभी भी बताया था। और जो एक्सो न्यूक्लियस है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पर कट नहीं लगाता, एंड पर कट लगाता है या नहीं? हाँ राहुल बोलो। हम थोड़ी स्टडी करेंगे कुछ, वो सब घूमेगा कौन? वो सब चेक करेगा, सारा काम है किसका? ये सब काम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। ठीक है, वही देखेगा जो करना है अपने। ठीक है, समझ आया? वही ढूंढेगा अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। हमें क्या है, हमने क्या किया है? हमने भाई, देखो हमने क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब लिया, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया? अपना जेनेटिक मटेरियल, जो आइसोलेट चिल्ड इथेनॉल करके जो भी हुआ था। जैसे मान लो मैंने क्या लिया, प्लांट लिया, और प्लांट के केस में मैंने सेल मेम्ब्रेन डाइजेस्ट करने के लिए क्या किया? सेलुलेज। उसके बाद कौन कौन से एंजाइम यूज करूंगा मैं?
आरएनएज और प्रोटीएज, उसके बाद टिल्ड इथेनॉल। और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैंने यहाँ पर वो जो डीएनए था, उसके बाद में वो जो जेनेटिक मटेरियल था वो मैंने कहाँ डाल दिया, इसमें डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। रुक जाओ, वो जो जेनेटिक मटेरियल था वो कहाँ डाल दिया, इसमें डाल दिया। अब जब इसमें डाल दिया और फिर सेकंड प्लस में एडिशन में क्या डाल देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या डाल दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो आप देखोगे यहाँ पर वो डीएनए के सेगमेंट्स हैं, ठीक है, और साथ के साथ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अब वो क्या करेगा, पर्टिकुलर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करेगा। वो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कट करेगा, लेकिन एक बात समझो, थोड़ा सा कॉमन सेंस, कि जब वो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कट कर रहा है, तो जो वेस्ट वाला पोर्शन है वो क्या टेस्ट ट्यूब से बाहर उछल के चला जाएगा क्या? वो भी तो यहीं रहेगा। भाई अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, अपने काम की चीज भी यहीं पर है, डिजायर्ड जीन भी यहीं है, लेकिन साथ के साथ कट करने के बाद जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो भी तो इसी टेस्ट ट्यूब में है या नहीं है, ऐसा बताओ। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, सेपरेट। तो थर्ड पोर्शन, थर्ड स्टेप जो है मेरा, वो है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। थर्ड स्टेप इज सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। और ये जो सेपरेशन है डीएनए फ्रेगमेंट का, ये कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ राहुल, कुछ बोल रहा था, आप पूछो। हम्म। हम्म। एक बात मैंने बताई थी कि यहाँ पर देखो, एक रिस्ट्रिक्शन एक साइट को कट करने के लिए अपने पास एक से ज्यादा क्या है, क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। अगर यहाँ पर देख रहे हो तो 900 प्लस से अभी तक तो काम चल रहा है। अगर नहीं होगा तो हम और बना देंगे, क्योंकि हम बना सकते हैं ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हम बना ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से आइसोलेट करके। नौ अभी शुरुआत में पहला क्या बनाया था, हिंद टू बनाया था। उसके बाद उसके बाद उसके बाद से आप देख रहे हो, आप 900 प्लस, आपने ही बोला ना, 900 प्लस हम बना चुके हैं। तो अगर हम 900 प्लस बना सकते हैं तो और भी बना सकते हैं ना। ठीक है, तो अभी तक देखो तीन स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यूजिंग सर्टेन एंजाइम्स, सेकंड कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, और उसके लिए मैंने किसका यूज किया, उसके लिए मैंने यूज किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया, लेकिन यहाँ पर भी क्या थी, सारी चीजें मिक्सअप हुई पड़ी थी, मेस में थी। तो उसको सेपरेशन करना बहुत जरूरी था, और सेपरेशन करने के लिए मैंने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने वर्ड पढ़ा होगा, जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हैं, तो वहां पर सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। और मैंने बोला था यहाँ पर आएगा। देखो अब आपको समझ आएगा जेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या। मैं बना रहा हूँ एक, देखो। देखो ये एक चैम्बर है जहां पर अपना क्या हो रहा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। तो इसके अंदर कौन सा मीडियम डाला हुआ है मैंने,
अगार अगार जेल ही सुना होगा, वहीं से एक मीडियम निकला है, एक जेल निकला है। और क्या कौन सा जेल है यहाँ पर? अगरोस जेल का मीडियम यहाँ पर, एज मीडियम यहाँ पर मीडियम क्या यूज किया मैंने? अगरोस जेल। ठीक है, यहाँ मीडियम कौन सा यूज किया भाई? अगरोस जेल। ठीक है। एक यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की कोशिश की है, और जिधर एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है एक तरफ नेगेटिव चार्ज होती है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, और क्या किया है यहाँ पर? और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो गोल गोल दिख रहे हैं, ये हैं वेल्स। और मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है वो टेस्ट ट्यूब। ये है वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर क्या है अपना डीएनए। हो डीएनए डिजायर्ड जीन भी है, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी है, और जो वेस्ट बना था वो भी है। वो सब जो भी है वो सब मैं कहाँ डाल दूंगा? इस इन वेल्स वाली जगह है जो, इनमें डाल दूंगा। जब इनमें डाल दूंगा, तब आप क्या देखोगे कि भाई यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमें पता है कि डीएनए का चार्ज क्या होता है, पढ़ाया हुआ है ये तो। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज। भूल गए क्या कैसे होता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज? क्यों होता है डीएनए नेगेटिव चार्ज? फॉस्फेट ग्रुप होता है यहाँ पे, फॉस्फेट ग्रुप होता है, ओएच ग्रुप होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इसके चारों तरफ हमने पढ़ा था हिस्टोन प्रोटीन होता है, पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन। और ये पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या बना देता है? आपका न्यूक्लियोसोम बना देता है। याद आ रहा है पैकेजिंग ऑफ डीएनए मटेरियल? नैन्सी जोशी, सौम्या, मिताली, इशिका, लिलिमा, श्वेता, चनप्रीत, याद आ रहा है? समझ में आ रहा है चनप्रीत? चनप्रीत समझ में आ रहा है? क्लियर? तो देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब मैंने बोला यहाँ पर मीडियम, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, और डीएनए क्या होता है अपना, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये किस तरफ मूव करेगा? मूव टुवर्ड्स डीएनए पॉजिटिव पोल। पॉजिटिव पोल की तरफ ये मूव करना, ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है। डीएनए जो है वो पॉजिटिव पोल्स की तरफ मूव करेगा। ये तो बहुत सिंपल बात है कि ये पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेगा। लेकिन एक और बात यहाँ पर नोटिस करने लायक है, और वो क्या, कि ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे सेगमेंट्स इक्वल कटेंगे। जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, इससे पहले क्या हुआ है, डीएनए फ्रेगमेंट्स ने कट किया है। तो ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे फ्रेगमेंट्स इक्वली कट हुए होंगे क्या? तो जब सारे फ्रेगमेंट्स इक्वल कट नहीं हुए, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ऐसा ही है। ठीक है। तो कुछ फ्रेगमेंट्स छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। तो जो बड़े वाले सेगमेंट्स हैं, या जो भारी वाले सेगमेंट्स हैं, उनको मूव करने में थोड़ी मेहनत लगेगी, और वो धीरे धीरे मूव करेंगे। और जो छोटे छोटे सेगमेंट्स है वो तो बहुत जल्दी भाग जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ है यहाँ पर, कि क्या हुआ है यहाँ पर, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, क्या बोला, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स मूव फास्टर। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स मूव फास्टर देन द लार्जर फ्रेगमेंट्स। ठीक है। और ऐसा हमें यहाँ पर दिख भी रहा है। बोलो। हम्म। एक बात बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस। तुम्हें क्या बोला था मैंने, कि यहाँ पर सिर्फ वो स्पेसिफिक साइट करने वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट कटा है क्या? क्या वेस्ट वाला पोर्शन नहीं है? हाँ, तो एक ही है क्या यहाँ पे? क्या एक ही जगह कट किया होगा क्या उसने? एक ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था क्या? बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह से सेगमेंट्स बन गए फॉर एग्जांपल। तो आपको क्या दिखा कि स्मॉलर फ्रेगमेंट्स जो है वो बहुत
आगे 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 भाग रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पर। स्मॉलर फ्रेगमेंट मूव फास्टर देन द लार्जर फ्रेगमेंट्स, और लार्जर फ्रेगमेंट्स कहाँ रह गए, पीछे रह गए। तो इस तरह से बस ये बताना चाह रहा है कि इसने क्या कर दिया है, हर सेगमेंट को क्या कर दिया है, हर डीएनए सेगमेंट को, फ्रेगमेंट को क्या कर दिया, सेपरेट। क्या सेपरेशन यहाँ नजर आ रही है मुझे? अब मुझे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना इजी है, या पहले इस टेस्ट ट्यूब में इजी था? अब इजी है, लेकिन अब इजी नहीं है, क्योंकि अभी भी एक थोड़ा सा काम बाकी है। क्यों काम बाकी है? यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि डिस्टिंक्ट बैंड्स बन चुके हैं, है ना, बैंड्स बन जाते हैं यहाँ पर। डिस्टिंक्ट बैंड्स आर फॉर्म, डिस्टिंक्ट बैंड्स आर फॉर्म which separate the fragments, which separate the fragments। अब एक बात समझो, अभी काम कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये मुझे डीएनए फ्रेगमेंट्स दिख थोड़ी रहे हैं, ये तो सेपरेट हो गए हैं बस। लेकिन सेपरेट होने के बाद मैं उसको निकालूंगा कैसे, एक्सट्रैक्ट कैसे करूंगा जब मुझे दिख ही नहीं रहे? तो दिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ एक स्टेन। स्टेनिंग करते हैं यहाँ पर, स्टेनिंग मतलब कलर अप्लाई करते हैं। क्या स्टेनिंग में क्या केमिकल यूज किया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। इथीडियम ब्रोमाइड। क्या यूज किया है यहाँ पर? इथीडियम, इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड का यूज किया है, ठीक है, इथीडियम ब्रोमाइड का यूज किया है। इथीडियम ब्रोमाइड एज फॉर स्टेनिंग यूज किया है। और इथीडियम ब्रोमाइड का यूज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें यूवी एक्सपोजर दिया जाता है, फॉलोड बाय यूवी एक्सपोजर। यूवी एक्सपोजर मतलब यूवी रेडिएशंस में दिखा, यूवी रेडिएशंस दी जाती हैं इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो फील्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो जब यहाँ यूवी एक्सपोजर दिया जाएगा, तो फाइनली जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स मुझे किस कलर के दिखाई देने लगेंगे, अंडर यूवी रेडिएशन। अंडर यूवी रेडिएशन मुझे ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देने लगे, ठीक है, ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देने लगे। ओके। और जब मुझे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो इस ब्राइट ऑरेंज कलर को एक्सेप्ट करते हैं, इस स्टेन को एक्सेप्ट करते हैं। इथीडियम ब्रोमाइड का यूज मैंने इसीलिए किया है, ठीक है। तो क्योंकि इथीडियम ब्रोमाइड का यहाँ पर यूज किया है मैंने, और उसके बाद फॉलो किया है यूवी एक्सपोजर को, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स मुझे ब्राइट ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं। और जब मुझे ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं ये ब्राइट ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, क्या अब मैं ऑरेंज ऑरेंज कलर के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ इजीली जेल पीस से? इजी। तो नेक्स्ट प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, अब क्यों, अब तो दिख रहा है मुझे। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड, DNA fragments are extracted from the gel piece, gel piece by a process। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इल्यूशन, इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, इल्यूशन, ठीक है। तो बोला कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्टेन किया पहले हमने इथीडियम ब्रोमाइड की मदद से, फिर यूवी एक्सपोजर दिया, ब्राइट बैंड्स दिखने लगे मुझे, रेड, रेड नहीं, ऑरेंज कलर के, स्पेसिफिक जेल पीस जो मुझे चाहिए था। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला ये वाला चाहिए था, तो मैंने इसको अब इजीली, क्योंकि अब तो मुझे ये दिख रहा है, तो मैं इसको कट कर सकता हूँ और एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ इस जेल पीस से, बाय द प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन। किसी को इतने में कोई डाउट है? ताकि कट कर सके ना, जल्दी सूख जाता है ये, ठीक है। ठीक है, ये जो जेल है, बहुत मोस्ट केस में आप अगार अगार जेली का यूज करते हो यार, बहुत ज्यादा, और इजीली अवेलेबल भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस। अब एक बात समझो,
बहुत मेहनत के बाद मुझे एक चीज मिल गई है जिसका नाम है डिजायर्ड जीन। मिल गया ले ले माँ। डिजायर्ड जीन मिला या नहीं मिला अभी तक? हेलो। समझ में आ रहा है ले ले माँ? डिजायर्ड जीन मिला या नहीं मिला अभी तक? मिल चुका है ना डिजायर्ड जीन तो। नैन्सी जोशी, डिजायर्ड जीन मिल चुका है। और उसको हम कट भी कर चुके हैं विद द प्रोसेस इज नोन एज, क्या प्रोसेस की मदद से हम कट कर चुके हैं? कौन सी प्रोसेस की मदद से हमने कट कर दिया भाई? आवाज क्यों नहीं आ रही है इशिका? इल्यूशन, राइट। इल्यूशन की मदद से। अब इल्यूशन, इतना सब कुछ प्रोसेस करने के बाद पहले आइसोलेशन किया, ठीक है, इतने एंजाइम का यूज किया, उसके बाद हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज किया, ठीक है, फिर इल्यूशन किया, ठीक है, स्टेनिंग किया, फिर ये इथेरियम ब्रोमाइड यूवी एक्सपोजर, और फिर जाके हम ये ब्राइट कलर के, ऑरेंज कलर के जो दिख रहे थे इनको इल्यूशन किया। उसके बाद भी अब एक बात बताओ, क्या चांसेस ऑफ एरर है या नहीं है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी रिसर्च में? होते हैं या नहीं होते हैं चांसेस ऑफ एरर? होते हैं चांसेस ऑफ एरर। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला है अभी तक तो आपको फॉरेन जीन ही मिला है ना, ठीक है, अभी तक क्या मिला है? अभी तक तो फॉरेन जीन ही मिला है। अब मान लो ये जो फॉरेन जीन है, या जिसे आप क्या बोल रहे हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हो, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट में किसी तरह की कोई गड़बड़ हो गई, किसी तरह की कोई गड़बड़ हो गई, तो क्या दोबारा आपकी मेहनत नहीं लग जाएगी? दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा फिर तो आपको, फिर दोबारा जुगनू ढूंढो, फिर आइसोलेशन करो। क्यों? ना। किसको? ऐसे ही थोड़ी कोई भी डिजायर्ड था, अभी डिजायर्ड कौन सा था? डिजायर्ड मेरा ये वाला था, ये वाला था, ये तो मैं यूज कर चुका। ठीक है, दो तीन डिजायर्ड थे। अब मैं बोल रहा हूँ वो भी किसी ना, अब प्रोसेस तो वही थी। अब आगे जाके आप पढ़ोगे, जब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं मैं उस समय पर सिर्फ एक में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा, दो तीन में कर रहा हूँ। और सारे के सारे मेरे दो तीन जो भी थे, ठीक है, वो क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, कुछ गड़बड़ हो गई एक्सपेरिमेंट में। तो क्या मुझे प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी अब? करेंगे, करनी पड़ेगी ना। आइसोलेशन फिर मुझे दोबारा, फिर मेहनत वाला काम हो गया दोबारा, कि आइसोलेशन करो जेनेटिक मटेरियल का। रुक जाओ, हाँ हाँ, वही 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 आ रहा हूँ मैं, देखो, कि आइसोलेशन करना पड़ेगा जेनेटिक मटेरियल का, कटिंग करना पड़ेगा डीएनए का दोबारा, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करो, फिर स्टेनिंग करो, फिर ये यूवी एक्सपोजर दो, और फिर इल्यूशन करो। तो इससे बेटर समझदारी क्या कहती है, क्यों ना मैं इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद, इल्यूशन करने के बाद, क्यों ना मैं इस ये जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी कॉपीज बना लूं। मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं ना इसकी हम। फोर्थ स्टेप, दैट इज, हाँ, लेकिन यहाँ हम इसको रेप्लिकेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है, रेप्लिकेशन तो नेचुरली होता है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट का मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लीफिकेशन कर रहा हूँ। मल्टीपल कॉपीज बना रहा हूँ मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की, ताकि क्या हो सके, इन केस किसी तरह की मिस हैपनिंग हो गई, तो क्या कर सकूं मैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट मुझे दोबारा वो सब काम ना करना पड़े। एंड द टेक्निक यूज टू एम्पलीफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट टू मेक द मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज पीसीआर। क्या बोलते हैं इस टेक्निक को? पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है ये? पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है? अब ये देखो, ये सुना भी होगा आजकल, कोविड वगैरह, आप अगर न्यूज़ देखते हो तो आपको पता होगा, जो कोविड के लिए जो टेस्ट किया जाता है, वो क्या है, कोविड के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का क्या नाम है?
कौन बताएगा? आरटीपीसीआर, राइट। आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर की क्या फुल फॉर्म है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आरटी का क्या मतलब? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी आपको पता है, क्योंकि कोविड वायरस जो है अपना, इधर कोरोना वायरस जो है, इसके पास क्या है? इसके पास तो आरएनए है। तो मुझे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराना ही पड़ेगा, और उसको, उसके जीन को एम्पलीफाई करने के लिए मैं पीसीआर करता हूँ, इसीलिए उसके टेस्ट को बोलते हैं आरटीपीसीआर। समझ आया? तो अब हम समझ रहे हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया कैसे जाता है। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया कैसे जाता है। ध्यान से सुनो। पॉलीमरेज चेन, लिलिमा समझ आ गया है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर क्यों रहे हैं? आ गया है ना समझ, कि रिपीट करूं? ठीक है, तो सुनो। तो ये बोला, ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था? ये जो मेथड है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। इट इज यूज्ड टू मेक, क्या बोलोगे, मल्टीपल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक डीएनए। स्पेसिफिक डीएनए, जिसे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हो। स्पेसिफिक डीएनए मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इट इज यूज टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलो जी। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीपल, लेकिन ये किसी ने तो बताया होगा। ये है, अपने बहुत बड़े एक विद्वान रह चुके हैं, कैरी मिनाती, सुना होगा आपने। हाँ, तो उन्होंने ही अपना एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट दिया था, पीसीआर। ठीक है, तो वही नाम है। अब तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ध्यान रखना। ऐसे ही नाम है उसका भी, कैरी म्यूलिस। ठीक है, कौन साइंटिस्ट थे? कैरी म्यूलिस। ठीक है, कैरी मनाती से याद रखना, कैरी म्यूलिस। तो कैरी म्यूलिस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये पीसीआर बताया। और क्या पूछते हैं? तो सुनो। अब जैसा ये सेम टेक्निक है, अब आप लोगों ने, क्योंकि मैंने बोला था, अगर आपने मॉलिक्यूलर बेसिस पर ध्यान दे दिया, जेनेटिक्स पर ध्यान दे दिया, तो बायोटेक आसान हो जाएगी। अब ऐसा क्यों बोलता था, अभी अभी तक आपको समझ आने लगा होगा। काफी सारी चीजें जेनेटिक्स से रिलेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? कर रही है ना, हो रही है। अब ये पीसीआर समझने के बाद तो और आएगा। देखो, जब मैं आपको, याद करो, जब मैं आपको रेप्लिकेशन पढ़ा रहा था, रेप्लिकेशन पढ़ाने से पहले मैंने कुछ एंजाइम्स डिस्कस किए थे, याद करो। वेरी गुड, लाइगेज, हेलिकेज। मेन एंजाइम का नाम क्या था? डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ यूज नहीं होता बच्चे। यहाँ आरएनए पॉलीमरेज तो ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है। और डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? मेन दो काम बताओ। एक्यूरेसी और स्पीड, ये दो काम थे ना उसके। लेकिन काम क्या करता है वो? हाँ, एटीसीजी की। हाँ, एटीसीजी की पेयरिंग करके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता था, पॉलीमराइजेशन करता था। तो ऐसे कई एंजाइम शुरुआत में रेप्लिकेशन से पहले बताए थे मैंने आपको। क्या क्या? प्राइमेज बताया था, जो प्राइमर लगाता है। हेलिकेज बताया था, जो सेपरेट करता है। और क्या क्या बताया? लाइगेज बताया था, है ना। लाइगेज बताया था। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। ऐसे ही मैं यहाँ पर, इससे पहले कि पीसीआर टेक्निक डिस्कस करें, मैं आपको कुछ एंजाइम्स बता रहा हूँ, कुछ एंजाइम्स इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ताकि पीसीआर जो टेक्निक है अपना, इजी इजी हो जाए। ठीक है, तो तीन एंजाइम समझने हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। तीन चीजें हैं। सबसे पहला क्या है? डीएनए टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है?
पता है टेम्पलेट क्या होता है? पेरेंट डीएनए को अपना टेम्पलेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, टेम्पलेट क्या होता है? अरे डीएनए तो होता है, कौन सी स्ट्रैंड टेम्पलेट होती है? वेरी गुड, 3' to 5'। अच्छा, इन केस ऑफ ट्रांसलेशन क्या टेम्पलेट होता है? एमआरएनए, एमआरएनए टेम्पलेट होता है उस केस में, है ना? तो ऐसे ही यहां पर अपने इस केस में कौन सा क्या है टेम्पलेट? जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है अपना, जो फॉरेन डीएनए है, या जो, हाँ ठीक है, तो वही टेम्पलेट है। इसी को अपने को क्या करना है, इसी को तो एम्पलीफाई करना है। द जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज नीड टू एम्पलीफाई, जीन ऑफ इंटरेस्ट नीड्स टू बी एम्पलीफाइड, और इसे क्या बोल दिया मैंने? डीएनए टेम्पलेट। सेकंड, सेकंड चीज जो मुझे चाहिए वो क्या चाहिए? कुछ प्राइमर्स की आवश्यकता पड़ेगी, और प्राइमर्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है? प्राइमर्स की कुछ आवश्यकता पड़ेगी। ये प्राइमर्स क्या है? प्राइमर्स होते हैं छोटे छोटे स्मॉल ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या होते हैं? कुछ ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, कुछ ऐसा नाम से कंफ्यूज मत होना, ठीक है? जैसे आप पढ़ते हो मोनो न्यूक्लियोटाइड, मोनो मतलब एक, डाई न्यूक्लियोटाइड मतलब दो, पॉली न्यूक्लियोटाइड मतलब मैनी। ऐसा ही ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, ओलिगो का क्या मतलब होता है? ओलिगो का मतलब होता है 8 से 10। यानी कि ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स कुछ नहीं है, ये प्राइमर्स है जिसके पास 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है? इसलिए मैंने ओलिगो न्यूक्लियोटाइड बोल दिया, ध्यान रखना। और ये थर्ड चीज जो चाहिए अपने को, वो क्या चाहिए? वही मेन एंजाइम जो क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करेगा, जिसका नाम क्या है? डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज ना लिख के मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर? डीएनए टैग पॉलीमरेज। इसके पीछे एक रीजन है। डीएनए टैग पॉलीमरेज क्यों लिखा है भाई? सुनो, काम इसका वही है, लेकिन डीएनए टैग पॉलीमरेज इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये ये एक्सट्रैक्ट किया गया है, ये डीएनए पॉलीमरेज खास तरह के एक बैक्टीरिया से। और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। थर्मस एक्वेटिकस। कौन से बैक्टीरिया से इसे एक्सट्रैक्ट किया गया है? थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से इसे आइसोलेट किया गया है, इसे एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये एक तरह का बैक्टीरिया है। और मैंने आपको एंजाइम के नेमिंग के समय पर बताया था कि इसमें नेमिंग, एंजाइम की नेमिंग में क्या करता है? जो फर्स्ट लेटर होता है, ये फर्स्ट लेटर जो होता है वो कहाँ से आता है? जीनस से। तो क्या फर्स्ट लेटर जीनस से आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, सेकंड और थर्ड लेटर क्या स्पीशीज से आ रहा है? तो इसीलिए इसको मैं क्या बोलता हूँ? डीएनए टैग पॉलीमरेज, ठीक है? अरे ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थोड़ी है, ऑर्डर का क्या करेंगे, ठीक है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है ना ये। तो पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज है यार, ठीक है? तो ये तीन चीजें चाहिए अपने को। डीएनए टेम्पलेट चाहिए विच इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट नीड टू बी एम्पलीफाइड। एम्पलीफिकेशन क्यों बोलते हैं इसको? ये जो एम्पलीफिकेशन क्यों बोल रहे हैं? एम्पलीफाइड या एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट क्यों बोल रहे हैं? एम्पलीफायर, एम्पलीफायर मतलब क्या होता है? कुछ भी चीज जो मल्टीपल कर दे, बढ़ा दे ना, उसको क्या बोलते हैं आप? एम्पलीफायर। ऐसे यहाँ पर एम्पलीफिकेशन यूज किया है, मल्टीपल कॉपीज क्योंकि बन रही है, ठीक है? डीएनए टेम्पलेट फर्स्ट चीज चाहिए, प्राइमर्स दूसरी चीज चाहिए, और डीएनए टैग पॉलीमरेज चाहिए। अब याद करो, ये जो ये जो अपना क्या बोलते हैं इसको, प्राइमर होता है, वो कौन से एंड पर लगता है? याद आ रहा है? 3' पर लगता है। प्राइमर अपना 3' एंड पर लगेगा, ठीक है?
तो ये देखो एनसीईआरटी में भी ये पीसीआर दिया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये जो पीसीआर है, पीसीआर में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या करते हैं, सिंपल सा स्टेप है, कुछ नहीं, यहाँ पर बस हीट देते हैं 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। याद रखना स्पेसिफिक है, 95 सेकेंड फॉर 15 सेकेंड। तो जब 95 डिग्री सेल्सियस, ये जो अपना टेम्पलेट है उसको 95 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड के लिए दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है ना, वो सेपरेट हो जाएंगे। मतलब डीएनए में 2 सीक्वेंस होती है ना, ये देखो, एक 5' to 3' और दूसरा 3' to 5', ऐसा ही होता है ना डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये अपना 5' ये 3' ये 3' 5'। समझ आया? तो जब मैं इसको क्या करूंगा, इतना हीट दूंगा 95 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये सेपरेट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। एंड द प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन बोलते हैं। और डीनेचुरेशन होने के बाद देखो, डीनेचुरेशन देने के बाद क्या लिख रहा है यहाँ पर, हीट देने के बाद देखो ये सेपरेट भी हो गया। हो गया सेपरेट। सेकंड क्या, 15 सेकंड डीएनए ही नहीं बचेगा, तुम क्या किसका क्या करोगे? 95 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो कितना ज्यादा है? फिर तो देखो, सेकंड प्रोसेस है आपका, सेकंड स्टेप है पीसीआर में एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब क्या है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, सिर्फ सेकंड चीज चाहिए होती है, वो क्या चाहिए होता है, अपना प्राइमर चाहिए होता है। प्राइमर कहाँ कौन से एंड पर लगता है, बताया आपको? बताओ। हाँ, प्राइमर लगता है 3' एंड पर, 2 प्राइमर लगेंगे। ठीक है, टू सेट्स ऑफ प्राइमर, टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स कहाँ जाकर लग जाएंगे? 3' एंड पर, 3' एंड पर लग जाएंगे। ठीक है, अनील बोलते हैं, अनील हो जाएंगे 3' एंड पर। टू सेट ऑफ प्राइमर्स अनील, अनील लग जाना जाके सेट। ठीक है, अनील टू द 3' एंड ऑफ each separated strand, each separated strand। ठीक है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज अनलीलिंग। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये देखो, ये वाला 3' एंड था, यहाँ पर क्या प्राइमर लग गया? ये देखो, प्राइमर जाके इधर लग गया। यहाँ 3' एंड किधर था? इधर था, प्राइमर जाकर इधर लग गया। समझ आया? हेलो? ठीक है, तो अब ये अपना अनीलिंग भी हो गया। अब थर्ड कौन काम करेगा? डीएनए टैग पॉलीमरेज। डीएनए टैग पॉलीमरेज का काम आपको पता है, ये प्राइमर क्यों लगता है? ताकि इनिशिएटर हो सके। आपको पता है ना प्राइमर का काम क्या है? प्राइमर एक्ट एज इनिशिएटर ऑफ द रेप्लिकेशन। ये क्या है? इनिशिएटर ऑफ द रेप्लिकेशन है। ये ध्यान रखना, रेप्लिकेशन को शुरुआत कौन करा रहा है? यही करा रहा है। तो इसको इनिशिएटर बोलते हैं रेप्लिकेशन का, इसीलिए तो प्राइमर लग रहे हैं, वरना सीधा ही डीएनए टैग पॉलीमरेज अपना काम ना शुरू कर दे। तो ये जो डीएनए टैग पॉलीमरेज अब आएगा, थर्ड प्रोसेस क्या है, थर्ड थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है अपना एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में क्या होगा? एक्सटेंशन में आप देखोगे अपना यही डीएनए पॉलीमरेज आएगा, जो पॉलीमराइजेशन करता है वो करेगा एटीसीजी की पेयरिंग करेगा। ये क्या करेगा? ऐड एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। ठीक है, समझ आया? दिख रहा है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हुए, एटीसीजी 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 की पेयरिंग होते हुए, एटीसीजी 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 की पेयरिंग होगी। और यहाँ पर क्या, क्या डीएनए की एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड बन गए? रेप्लिकेशन हो गया?
अब आपकी मर्जी है, इस साइकिल को 30 बार चलाओ, बिलियन बार चलाओ, जितना तुम एम्पलीफाई करना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, जितनी कॉपी बनाना चाहते हो। समझ आया? जनरली 30 साइकिल चलाते हैं। फिर इसी को आप क्या करो, ये आपके पास दो दो डीएनए, दो डीएनए आ गए ना, ये दोनों डीएनए क्या टेम्पलेट की तरह काम कर सकते हैं? कर सकते हैं। इन दोनों डीएनए को आप टेम्पलेट की तरह काम करोगे। फिर इनका क्या करोगे? डीनेचुरेशन, जिसमें 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड, एनीलिंग, टू सेट ऑफ प्राइमर्स, अनिल एट द 3' एंड, जो इनिशिएटर ऑफ रेप्लिकेशन की तरह काम करेंगे। फिर लास्ट में एक्सटेंशन, डीएनए टैग पॉलीमरेज लगेगा। ठीक है, और डीएनए टैग पॉलीमरेज क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा, ईटीसीजी की पेयरिंग बनाएगा, और फिर इस तरह से आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो। किसकी? अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी। यही बताया था मैंने, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का काम ही यही है कि इट इज यूज्ड टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक डीएनए, दैट इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। समझ आया क्या? यहाँ पर हमने चार चार स्टेप्स आज डिस्कस कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, और जिसमें हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा पढ़ा। फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा, जिसमें हमने पीसीआर पढ़ लिया पूरा। ठीक है, अब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। ठीक है, ये मैं लिंक भेज दूंगा आपको अपलोड करके। जिसने भी आज क्लास ली है और जिसने नहीं भी ली है, सभी को मैं ये रिकमेंड करूंगा, एक बार ये वीडियो देखकर जरूर आना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। समझ रहे हो? चलो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।